आप ताकतवर हैं मगर आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। के लिए लड़ रहे हैं, इन नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, इन मासूम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाला कल आपका होगा। हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं कि कब हमारी जिंदगी का शमा गुल हो जाए, मगर ये लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ी जा रही है ताकि आने वाले कल में तुम किसी की गुलामी ना कर सको। तुम खड़े होकर नेता बनो, तुम पार्लियामेंट में जाओ, तुम बिहार की विधानसभा में जाओ और जाकर अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ो ताकि आने वाला मुस्तकबिल तुम्हारा हो। मानता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप में उनसे ज्यादा काबिलियत है, मेरा मानना यह है कि आप में उनसे ज्यादा ताकत है, मेरा मानना यह है कि आप उनसे ज्यादा नंबर में हैं, मेरा मानना यह है कि आपकी आबादी में उनसे ज्यादा हक है। तो जब आप हर एतबार से आगे हैं, आप कब तक इनके पीछे भागेंगे? आप बताइए कि राजद ने 22 लोगों को टिकट दिया, जिसमें से सिर्फ 2 मुसलमान हैं, बल्कि 32 टिकट राजद ने अपने 22 माले और सीपीआई के लोगों को दिया है, उसमें सिर्फ 2 मुसलमान जाएंगे। तो आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ पार्लियामेंट में ददन पहलवान भी जाएंगे, राणा रंजीत भी जाएगा, हमारी बहन प्रियंका भी जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब भी हमारे साथ जाएंगे। किशनगंज में 26 अप्रैल को मतदान का दिन था, तो इतनी तकलीफ लालू यादव को हो गई कि मतदान के दिन लालू यादव को मालूम हो गया कि अब पूरे किशनगंज में पतंग छाप पर वोट लगने वाला है। तो बेहिसी के आलम में, परेशानी के आलम में लालू ने मतदान के दिन एक वीडियो बनाया और वीडियो में लालू यादव ने कहा कि ओवैसी को वोट मत दो, ये वोट काटेगा, तुम किसी और जावेद को अपना वोट दे दो। लालू जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने बरसों MY का नाम लेकर सबकी आंखों में धूल झोंका। लालू जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने MY का नाम लेकर आपने सत्ता तो हासिल कर लिया, आप बरसों मुख्यमंत्री बने, फिर आपने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद आपने अपने दोनों बेटों को विधायक बनाया, अपनी बेटी को आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, फिर आपने अपने एक दामाद को जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको आपने सांसद बनाया। लालू जी, आपका दिल कब भरेगा बताइए? यानी आप मुख्यमंत्री बरसों, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बरसों तक रही, अब आपके दोनों बेटे विधायक बने, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, अपनी बेटी को आपने राज्यसभा भी जा दिया। मगर लालू जी को एक बात बड़ी तकलीफ देती है कि उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान अब राजद की लीडरशिप को कबूल करने तैयार नहीं है। वो ये तय कर चुका है कि लालू यादव और उनका परिवार ने MY के नाम पर एक समीकरण सिर्फ जबानी तौर पर लालू ने बनाया और सिर्फ मुसलमानों के वोट को हासिल किया और उसके बाद सिर्फ सत्ता उनके बेटों को या उनकी बेटी को दे दिया गया। अभी भी वही ड्रामा हो रहा है, मगर जब से MIM पार्टी आई है इनके दिमाग अपनी जगह पर आ चुके हैं। इसीलिए आज आप देखते हैं कि कल तक तेजस्वी यादव के मंच पर कोई मुसलमान नजर नहीं आता था, मगर जब से मजलिस पार्टी को आपने अपना माना और मजलिस पार्टी को आपने अपनी जमात को समझा, तब से तेजस्वी यादव को बड़ी मजबूरी के साथ 1-2 मुसलमानों को अपने मंच पर बिठाते हैं, पीछे बिठाते हैं, सामने बिठाते नहीं है। मगर इंशाअल्लाह ताला इस पार्लियामेंट के चुनाव के बाद इनको पता चल जाएगा। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से मैं अपील करना चाह रहा हूं कि यकीनन
हमारी भी कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा देश का वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए, अख्तरुल ईमान जब अपना इलेक्शन किशनगंज का लड़ रहे थे, जहां पर राजद का उम्मीदवार नहीं था, तो आखिर क्या परेशानी हो गई लालू को कि उन्होंने मतदान के दिन वीडियो बनाया और ये कह दिया कि ओवैसी वोट काटने आया है। ये एक बात सामने आ गई कि लालू नफरत करते हैं, राजद नफरत करती है, तेजस्वी नफरत करता है। वो नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप पैदा हो जाए। मैं आपसे ये अपील करने आया हूं मेरे भाइयों बहनों, गयूर नौजवानों, याद रखो, तुम सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे तो फिर हमको गुलामी करना पड़ेगा। अगर आप वोट लेने वाले बनेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला अपनी लीडरशिप को बनाएंगे। लोग आपके पास आकर अपनी तकलीफ को बयान करेंगे, आपके पास लोग आकर आपसे कहेंगे कि हमसे इंसाफ करो। आपने बरसों साथ दिया, कभी कांग्रेस का, तो कभी राजद का, तो फिर कभी नीतीश कुमार का। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतबादिल और एक ताकतवर विकल्प बनकर बिहार में उभरी है। मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप अपना एक एक वोट एक तारीख के दिन पतंग छाप के निशान पर बटन दबाइए। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर दिल्ली में जरूरत पड़ेगी, भारत की जनता ऐसा फैसला देगी कि तीसरी मर्तबा इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, मैं आपको बता रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि एमआईएम पार्टी यकीनन पूरी कोशिश करके किसी ऐसे शख्स को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगी जिसका ताल्लुक बीजेपी से और नरेंद्र मोदी से ना हो। हम इसका आपसे वादा कर रहे हैं। मगर याद रखिए इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनकी गुलामी करते रहेंगे। मैं लालू यादव और उनके परिवार को अपना नेता नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप में उनसे ज्यादा काबिलियत है। मेरा मानना यह है कि आप में उनसे ज्यादा ताकत है। मेरा मानना यह है कि आप उनसे ज्यादा नंबर में हैं। मेरा मानना यह है कि आपकी आबादी में उनसे ज्यादा हक है। तो जब आप हर एतबार से आगे हैं, आप कब तक इनके पीछे भागेंगे? आप बताइए कि राजद ने 22 लोगों को टिकट दिया, जिसमें से सिर्फ 2 मुसलमान हैं, बल्कि 32 टिकट राजद ने अपने 22 माले और सीपीआई के लोगों को दिया है, उसमें सिर्फ 2 मुसलमान हैं। 17% मुसलमानों की बिहार में आबादी है और 2 टिकट दिए जाते हैं। और गाली किसको देते हैं? ओवैसी को और अख्तरुल ईमान को कि ये लोग वोट काटने आए हैं। अरे तुमको सिर्फ 2 नजर आए और अपने परिवार से तुमने 2-2 अपनी बेटियों को टिकट दे दिया। तुमने 2-2 अपनी बेटियों को टिकट दे दिया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हमारी हो सकती है? आपने अभी अख्तरुल ईमान की तकरीर में सुना कि कितनी नौकरियों से हमको हाथ धोना पड़ा। हमारी आबादी में 2 करोड़ हम आबादी में है और नौकरी हमको नहीं दी जाती है। तो बताओ ये कैसे इंसाफ होगा? अगर काराकाट की जनता ये समझ रही है कि मैं सिर्फ जज्बाती नारे लगाने से मुझे इंसाफ मिल जाएगा, मैं ओवैसी के सभा में आकर ठहर कर उनकी तकरीर को सुनकर अगर चला जाऊंगा तो मुझसे इंसाफ हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, इंसाफ उस वक्त होगा मेरे भाई जब आप वोट डालेंगे एमआईएम पार्टी को, जब आप अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे। ये जो लड़ाई हम और अख्तरुल ईमान और इंजीनियर आफ्ताब साहब, हैबर साहब और ददन पहलवान लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं, इन नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं, इन मासूम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाला कल आपका होगा। हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं कि कब हमारी जिंदगी का शमा गुल हो जाए, मगर ये लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ी जा रही है ताकि आने वाले कल में
तुम किसी की गुलामी ना कर सको, तुम खड़े होकर नेता बनो, तुम पार्लियामेंट में जाओ, तुम बिहार की विधानसभा में जाओ और जाकर अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ो ताकि आने वाला मुस्तकबिल तुम्हारा हो सके। बल्कि मैं बिहार के उन तमाम अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बन सकते बिहार के? आने वाले विधानसभा में हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला लालू को, नीतीश को, कि बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान भी बन सकता है इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे? MY के नाम पर वोट तो हासिल कर लेते हैं, मगर बताइए आप, एक ट्रेन में रेलवे पुलिस का एक शख्स गोली मारता है ट्रेन में, तो आप देखते हैं कि मरने वाले का ताल्लुक बिहार से था। दरभंगा के बाजू मधुबनी की गांव का रहने वाला जिले का कोई राजद का नेता जाकर उस मरने वाले के घर पर जाकर उसको पुरसा नहीं देता। हम गए, हैदराबाद से गए, रहने वाला बिहार का था मगर राजस्थान में रहता था, हम वहां पर गए। बताइए आप, कब तक ये नाइंसाफी का दौर चलता रहेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम नौकरी दे देंगे। अरे भाई, तुम नौकरी अगर दे रहे हो तो बताओ, इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की है, हमसे इंसाफ क्यों नहीं हुआ? कितने साल हुकूमत थी अख्तर भाई राजद की? 17 साल 15 साल राजद की हुकूमत थी। 15 साल मुख्यमंत्री लालू राबड़ी, फिर उनके बेटे चीफ मिनिस्टर। बताइए आप, कब तक ऐसा नाइंसाफी का दौर चलता रहेगा? हम आपसे अपील कर रहे हैं कि वोट एक अमानत है, उस अमानत का सही इस्तेमाल करिए। 1 तारीख को आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब यही राजद की सरकार थी, नीतीश मुख्यमंत्री थे, तो सीवान में एक 7 साल का मासूम बच्चे का नाम क्या था? 7 साल के सीवान का 7 साल का बच्चा है, 8 दिन जेल में रहता है और 8 दिन उसकी मां जेल के बाहर खड़े रहती है कि पहले तो 7 साल के बच्चे को जेल में नहीं डाला जाता। उसकी मां रो रो कर कह रही थी कि मेरा बच्चा है, ये 18 साल का नहीं है, ये 16 साल का नहीं है, इसको छोड़ो, इसको बच्चों के घर में रखो। मगर 7 दिन तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सीवान में बच्चा जेल में रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किसने आवाज उठाई? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस बच्चे के इंसाफ के लिए आवाज उठाई। CAA का कानून जब पार्लियामेंट में मोदी की ये जालिम सरकार उठा रही थी, बना रही थी कानून, 300 बीजेपी के MP के सामने मजलिस के 2 MPओं ने 300 बीजेपी के MP के सामने कहा, ये CAA का कानून संविधान के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते, ये काला कानून है। हमने उस बिल की कॉपी को मोदी और अमित शाह की आंखों के सामने फाड़ कर उसको फेंक दिया पार्लियामेंट में। बताइए, आज मोदी कहते हैं, आज बीजेपी कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, यकसा सिविल कोड लेकर आएंगे। अपने दिल पर हाथ रखो, अपने दिमागों पर जोर डालकर अपने आप से सवाल करो कि अगर कल पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लाया जाएगा तो क्या राजद का माले का कोई MP उठकर उसकी मुखालिफत कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये छोड़ो, तुम्हारा कोई काम नहीं, हम देख लेंगे। मेरे भाई,